हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 3 पूरा कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम लोग अधूरा छोड़ चुके थे, तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। हमारा चैप्टर का नाम था आरंभिक नगर और आज हम लोग पढ़ेंगे नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा नगर से प्राप्त हुई है। हमें कह रहा है कि ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे जो है हड़प्पा नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबा, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। ये हमें याद रखनी है क्योंकि बीपीएससी में जो है पूछा जाता है, चाहे तैयारी 4 हो, 5th हो या पीपीएससी का जो भी एग्जाम दे, स्टेट पीसीएस हो, ये सब में जो है हमें पूछा जाता है तांबे कांसे से क्या बनाया जाता है, तो औजार, हथियार, गहने और बर्तन। सोने चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है। सबसे जो आकर्षक वस्तु है वो प्राप्त हुए हैं, वो क्या है? मनके, बाट और फलक। ये हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? ये बाट है। ऊपर पत्थर के बाट देखो, कह रहा है हमें ये किसका बाट है, तो पत्थर के। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। कहते हैं कितना मेहनत से और कितना दिलचस्प तरीके से इन्हें बनाया गया है। इन्हें चट पत्थर से बनाया गया था। कौन सा पत्थर से? तो चट पत्थर से। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। यानी कह रहा है क्या, शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए ये बाट बनाया गया होगा, ऐसा कहा जाता है। मध्य में बाएं मनके। अब हम क्या, बाट तो हम लोग देख चुके कैसा था, और वो जो है बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया जाता होगा। मनके देखो, बाएं तरफ इनमें से कई कार्निलियन पत्थर से बनाए गए थे। कौन से पत्थर से? तो कार्निलियन पत्थर से क्या बनते थे? मनके। पत्थरों को काटकर और तराश कर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जाती। ये मनके हैं। ये हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये क्या है? मनके हैं। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये फलक है। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र। अभी हम लोग नीचे पढ़ेंगे कढ़ाईदार वस्त्र। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है क्या बनाते थे? तो पत्थर के मोहरे। पत्थर के मोहरे। मोहरे तो पता है ना कैसा होता है। इन आयताकार पृष्ठ 27 मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कह रहा है हमें क्या, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वे पत्थर की मोहरे बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर जो है जानवरों का चित्र मिलते थे, यानी जानवरों का चित्र बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी काले रंग से। कहाँ के? तो हड़प्पा सभ्यता के जो है लोग, वो काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी लाल मिट्टी का बर्तन, उस पर जो है काले रंग का डिजाइन बनाया जाता था। अध्याय 2 में तुमने जिन गांव के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? यानी हम लोग जो है गांव के बारे में पढ़े, क्या वहां पे धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? ये हमें पूछ रहा है अध्याय 2 में। तो हम लोग अध्याय 2 में जो पढ़े धातु का उपयोग, तो वहां पे हम लोग धातु का उपयोग भी नहीं पढ़े। कड़ा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मुद्रा जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ये जो ये है पत्थर का मूर्ति है, पत्थर से बनी मूर्ति है, और ये कहाँ से प्राप्त है? तो मोहनजोदड़ो से। और इसमें जो है कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया गया है। ये कढ़ाईदार वस्त्र है, इनके शरीर में ये वस्त्र पहनाया गया है। संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। कहा जाता है 7,000 साल पहले
कहाँ पर? मेहरगढ़ में कपास की खेती हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। कहने का अर्थ है, जो मोहनजोदड़ो से जो ये पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई है, इस पे कराईदार वस्त्र चढ़ाए हुए हैं, पहने हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से जो है कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, टुकड़ों कपड़ों के क्या मिले हैं? टुकड़े के अवशेष मिला है, चांदी का एक फूलदान मिला है के साथ ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फैंस से बनी तकलियां सुताई का संकेत देती है। यानी उस समय पकी मिट्टी और जो है फैन से बनी जो है तकलियां सूत कताई का संकेत मिला। यानी इससे ये कहा जाता है कि वहाँ पे कपास की खेती हुआ होगी, तब तो जाके वहाँ पे कपड़े पाए गए हैं, ऐसा कहा जाता है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। यानी उनमें से जो सामान हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे कपड़े के टुकड़े हो गए, सूत कताई के लिए जो हो गए, मिट्टी का बर्तन हो गए, ये सब जो है विशेषज्ञ लोग, स्पेशलिस्ट लोग जो है बनाया करते थे। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। कहने का अर्थ विशेषज्ञ किसको बोलते हैं? विशेषज्ञ। विशेषज्ञ किसको बोलेंगे? जो खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, यानी खास चीजों को बनाने के लिए खास ट्रेनिंग लेता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, ये काम होता था विशेषज्ञ का। पत्थर तराशना यानी पत्थरों को तराश कर कोई चीज बनाना, जैसे मूर्ति बनाना या हथियार बनाना। मन के को चमकाना, मोहरों पर पिच्चाकारी करना, ये सब उनका काम ही होता था। किसका? विशेषज्ञ का। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो। अभी हम लोग क्या देखेंगे? पेज नंबर 28 देखेंगे। मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। अभी हम लोग पिछले वीडियो इसमें देखें, उसमें एक जो मूर्ति मिला है मोहनजोदड़ो से, उसमें जो है दाढ़ी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। यानी जो ये जो क्या कहते हैं, मूर्ति का जो है ये मिला है, पत्थर का मूर्ति मिला है, कराईदार वस्त्रों से ढका हुआ, वो जो है कौन बनाया होगा? तो विशेषज्ञ मूर्तिकार। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, यानी हर व्यक्ति जो है स्पेशलिस्ट यानी विशेष इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषज्ञ उसे वो होता है जो किसी खास चीज को खास प्रशिक्षण के जरिए बनाता है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे। यानी हमें पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे प्रशिक्षण हासिल करते होंगे ऐसे, यानी विशेषज्ञ वाला। ये जैसे कौन सा काम हो गया? जैसे पत्थर तराशना, मन के चिपकाना या मोहरों पर पिच्चेकारी करना, ये सब सिर्फ पुरुषों का ही काम नहीं था, ऐसा कहा जाता है। हो सकता है महिलाएं भी, या फिर केवल महिलाएं ही, यानी ऐसा कहा जाता है। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करते होंगे। कहने का अर्थ है, ऐसा पता नहीं है क्या सिर्फ पुरुष ही क्या करते होंगे या केवल महिलाएं ही क्या करते होंगे, या दोनों, कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी दोनों साथ मिलकर क्या करते होंगे। फेयंस, अभी हम लोग आगे पढ़े थे फेयंस, तो क्या होता है आज हम लोग जानेंगे। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। क्या? पत्थर और शंख ये कैसे पाए जाते हैं? तो ये प्राकृतिक, यानी प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। यानी पत्थर और शंख तो हम लोग जान गए ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, लेकिन फेयंस जो है ये जो है कृत्रिम रूप से यानी मानव द्वारा बनाया जाता है। बालू या स्टिफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। यानी बालू या स्टिफिक जो है पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उन्हें वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। एक क्या चढ़ाई जाती थी? चिकनी परत। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे
होते थे। नीले या समुद्र का पानी जैसा हरा होता है ना, आसमानी कलर जिसको बोलते हैं, वैसा होता था। या कौन सा, चिकनी परत। ये जो चिकनी परत चढ़ाई जाती थी वस्तुओं पर, और क्या कहते हैं, ये चढ़ाई जाती थी, जो है ये जो सामान बनाया जाता है, ये हम लोग जो देख रहे हैं। पेंस से जो है मनका, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। अब हम लोग समझ में आ गया, जो ये पेंस है इनसे क्या बनता है, तो मनके बनाए जाते हैं, चूड़ियाँ बनाई जाती, बाले बनाए जाते, छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे ये पेंस से। अब हमें पेंस कैसे बनता है तो हम लोग समझ गए, जो बालू और स्टिफिक जो पत्थरों के चूर्णे से बनाए जाते हैं। और ये कैसे बनाए जाते थे, गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाई जाती थी, और उनके बाद जो है वस्तु बनाकर उस पे जो है चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। और ये चिकनी परत जो है वो कैसे कलर का होता था, तो हरे नीले कलर, या फिर समुद्री, जो समुद्र में जैसा कलर होता है ना पानी का, हल्का वैसा ही हरे कलर का होता है। और ये जो फैंस होता है बन जाता है जब, तब इसका उपयोग हम लोग क्या करने के लिए करते हैं, तो मन की चूड़ियां, बाली और छोटे बर्तन, ये हमें याद रखनी है, बहुत जरूरी है। कच्चे माल की खोज। अब ये सामान जो बनाए जाते थे, तो कच्चे माल कहाँ से प्राप्त होते थे, उनकी खोज आज हम लोग जानेंगे, कहाँ से लाते होंगे। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कच्चा माल क्या होता है। तो उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, यानी जो डायरेक्ट क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, जैसे फसल से, जैसे कपास हो गया, ये क्या है, कच्चा पदार्थ है। जैसे खनिज हो गया, ये भी क्या है, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ये भी जो है कच्चा माल है। या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। प्राकृतिक रूप से तो हमें मिल गया कच्चा, जैसे क्या कहते हैं, पेट्रोलियम गैस, और क्या कहते हैं खनिज पदार्थ, ये सब लोहा, ये सब प्राकृतिक रूप से मिलने वाला कच्चा पदार्थ है। लेकिन किसान जो है ये कपास जैसे खेती करके उत्पादन करते हैं, पशुपालक जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ये सब उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी, धातुओं के अयस्क यानी जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी, सोना, ये सब क्या है, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होने वाले कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कच्चा, ये कपास को कच्चा माल कहते हैं। और ये किसानों द्वारा जो पैदा किया जाता है वो क्या होता है, कपास। और कपास क्या है, कच्चा माल, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। बाद में जो है कताई बुनाई करके उसका जो है हम लोग कपड़ा तैयार करते हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे का वे दूर दूर से ढूंढते होंगे। कहने का अर्थ है, क्या कहते हैं, हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन जो है तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पत्थरों का वे दूर दूर से क्या करते थे, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, यानी मंगवाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। हड़प्पा का जो लोग था वो जो है तांबे का आयात, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यानी राजस्थान जो है हम लोग का, वो जो है राजस्थान से क्या लाते थे, तो तांबा मंगवाते थे, हड़प्पा के लोग वहीं से आयात करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात क्या करते थे। तांबा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त, हमारे इंडिया राजस्थान से भी प्राप्त होते थे, ये हड़प्पा के लोग लाते थे। और पश्चिमी एशिया के जो है देश के लोग ओमान से, ओमान जो है एक देश है, वहां से तांबा का आयात क्या करता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक
ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पूछ भी सकता है। क्या जो है राजस्थान से हड़प्पा के लोग जो है तांबे का आयात करते थे, और पश्चिमी एशिया के जो देश थे वो ओमान से भी तांबे का आयात क्या करते थे। कांसा जो है, कांसा बनाने के लिए तांबा के साथ मिलाए जाने वाली धातु टीन का आयात, यानी तांबे के साथ क्या मिला के टीन, यानी तांबा तांबा प्लस टीन, तब जाके क्या बनता था तो कांसा। ये कांसा ये बनता था। तांबा हमें कहाँ से प्राप्त होता है तो राजस्थान से। तो राजस्थान से करते थे क्या, तांबे का आयात। यहाँ तक कि पश्चिमी एशिया देश जो है ओमान से तांबे का आयात क्या करता था, कांसा बनाने के लिए तांबा और के साथ जो मिलाने वाली धातु है टीन का आयात ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। कहने का अर्थ है टीन हमें कहाँ से प्राप्त होता था तो ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटका और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, VVI। तांबा हमें राजस्थान से प्राप्त होता था, और पश्चिमी एशियाई देश जो था उनको ओमान से प्राप्त हो जाता था। और कांसा बनाने के लिए जो है तांबा और टीन का जो मिक्सचर करके कांसा बनाया जाता था, तो टीन हमें कहाँ से प्राप्त होता था, ईरान से और अफगानिस्तान से। और सोने का आयात कर्नाटका जो हमारे इंडिया में है, और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये हमें याद रखनी है। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी नगर में जो लोग रहा करते थे उनका भोजन क्या था वो जानेंगे। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, यानी कुछ लोग नगर में भी रहा करते थे और कुछ लोग गांव में भी, जिस तरह अभी के लोग रहते हैं, कोई नगरों में रहते हैं शहरों में और कोई गांव में। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। यानी गांव का जो लोग था वो अनाज उगाते थे, जानवर पाला करते थे, और किसान जो था गांव का और चरवाहे वो शहरों में रहने वाले जो शासक लोग थे, लेखक थे, दस्तकार लोग थे, उनके खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी क्या कहते हैं, पौधों के अवशेष प्राप्त हुए, उनसे पता चल रहा है क्या, गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे, ऐसा कहा जाता है। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। यानी जमीन की जुताई के लिए जो है हल का प्रयोग एक नई बात थी। उस समय जो है क्या था, नई बात थी हल का प्रयोग। उस समय हल से खेत जोता जाता था। हड़प्पा कालीन के हल तो नहीं बच पाए। हड़प्पा कालीन का जो हल था वो तो नहीं प्राप्त हुए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। इसलिए क्योंकि लकड़ी से बनाया हुआ चीज जो है जल्दी खत्म हो जाते थे, तो वो प्राप्त नहीं हो पाए, क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, यानी हल के आकार जो है वो खिलौना प्राप्त हुआ है हड़प्पा कालीन में। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी। किस क्षेत्र में, तो हड़प्पा वाले क्षेत्र में। इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। यानी उस जगह में जो है हड़प्पा सभ्यता जो है उस क्षेत्र में जो है बारिश कम हुआ करती थी। हड़प्पा क्षेत्र में संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। यानी
कहने का अर्थ है बारिश कम हो रहा था तो जो है क्या कहते हैं, लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे और संभवतः पानी का संचयन यानी पानी का रख रखाव किया जाता होगा। जरूरत पड़ने पर उससे जो है फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय भैंस भेड़ और बकरियां पालते थे। हड़प्पा के जो लोग थे वो भैंस भेड़ और बकरियां भी पाला करते थे। और इन जानवरों में सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया था? तो हम लोग पढ़े थे कुत्ता। कुत्ता के बाद दूसरा जो था वो भेड़ था। दूसरा जानवर क्या था? भेड़। और तीसरा क्या था? बकरी। ठीक है। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंड को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता था। ऐसा कहा जाता है। यानी तो हड़प्पा के जो लोग थे गाय भैंस बकरी और क्या कहते हैं भेड़ पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में जो है जब पानी नहीं हुआ करते थे तो मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक भी जाना पड़ता था, ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। बेर हम लोग तो जानते हैं, हमारे गांव में तो बहुत ज्यादा फेमस है बेर। तो ये फलों को इकट्ठा करते थे। मछलियां पकड़ते थे। हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। यानी हमें जो है हड़प्पा के लोगों से क्या प्राप्त हुआ? यानी बेर जो है ये फलों को इकट्ठा कर उन लोग खाते थे और मछलियां भी पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी क्या करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी गुजरात जो हमारा इंडिया में है, गुजरात जो एक राज्य है अभी, हड़प्पा कालीन नगर का जो है सूक्ष्म निरीक्षण करेंगे। यानी अभी हम लोग जानेंगे क्या हड़प्पा कालीन समय में गुजरात कैसा था। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे, खदीर बेत जो है एक जगह है, उसके किनारे धौलावीरा नगर बसा था। कौन सा नगर? धौलावीरा। ये इम्पोर्टेंट है। धौलावीरा गुजरात में है और ये किसके किनारे? खदीर बेत के किनारे बसा है। और ये कच्छ, अगर आप लोग ने क्या कहते हैं इंडिया मैप पे ये जगह देखा होगा तो इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? कच्छ का रण बोलते हैं। और क्या है? वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। कहाँ पे? इस जगह गुजरात जो है इस जगह क्या था? पानी थी और यहाँ पे जमीन का उपजाऊ था और यहाँ पे साफ पानी मिलता था। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया है। यानी धौलावीरा जो है ये नगर बसा था और इसमें जो है साफ पानी और जमीन कैसा था? उपजाऊ था। ये हमें याद रखनी है। साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। कहाँ की? गुजरात में एक जगह था धौलावीरा, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। कहने का अर्थ है जहाँ हड़प्पा सभ्यता जो है कई नगर, कई ऐसे नगर थे जो 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा था। यानी जो है हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे वो कई भागों में विभक्त था और वो नगर जो है 2 भागों में विभक्त थे। सॉरी, हड़प्पा सभ्यता के जो कई नगर थे वो जो है 2 भागों में विभक्त था। वहीं जो है धौलावीरा, धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर, हर हिस्सा जो था उसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। यानी ये धौलावीरा इम्पोर्टेंट जगह होगा, धौलावीरा। तब तो उसके हर क्या कहते हैं उसके 3 भागों में बांटा गया था और उसके हिस्से के चारों ओर जो है पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। यानी इस नगर में कौन सा? धौलावीरा में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। सार्वजनिक कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया गया है। यानी
ये जो नगर है, ये नगर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और क्या कहते हैं, ये नगर में जो है कुछ अवशेष मिले हैं जो हड़प्पा लिपि के, लिपि यानी लिखावट जो है बड़े बड़े अक्षरों में, लिखावट जो है कैसा है, बड़े बड़े अक्षरों में जो है पत्थरों पर खुदाया गया है, ऐसा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः पत्थर पर लिखा गया, तो ये अभिलेख है। लकड़ी में जरा गया था, अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, यानी एक जो है एक अजीब सी अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी वस्तुओं पर, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जरा गया था। यानी कहने का अर्थ है यह एक अनोखा अवशेष है। क्या अवशेष है? ये हड़प्पा लिपि जो है बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदाया गया है, और ये अभिलेख जो है लकड़ी में जरा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख जो है मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। यानी जितने भी जो हड़प्पा लेख है, हड़प्पा के लेख, वो मोहरों पर छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो अवशेष है, ये बड़े हड़प्पा लिपि जो है बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों पर खुदाया गया है, जो एक अनोखा अवशेष है। गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, कौन सा नगर? लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। कहने का अर्थ है गुजरात में अभी हम लोग एक जगह क्या पढ़े, तो धौलावीरा, धौलावीरा, धौलावीरा जो पढ़े हम लोग, तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं गुजरात की खंबात की खाड़ी। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है तो गुजरात के जो है खंबात की खाड़ी को ये पढ़ा होगा, ये गुजरात हमारा है। खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे जो है बसा लोथल नगर, कौन सा नगर? लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यानी लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसे जो है कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। और ये लोथल नगर जो है साबरमती का जो एक उपनदी है उसके किनारे ये नगर बसा हुआ था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये जो लोथल है, ये लोथल कौन महत्वपूर्ण केंद्र था? कौन सा चीजों का? तो पत्थरों, शंखों और धातुओं का। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, यानी भंडार गृह भी था लोथल में। हम लोग भंडार गृह कई जगह पढ़े हैं, जैसे क्या कहते हैं मोहनजोदड़ो पढ़े थे, लोथल पढ़े थे, और क्या कहते हैं बहुत ऐसी जगह पढ़े जहाँ पे जो है भंडार गृह था। और ये लोथल भी जो है ऐसा जगह है जहाँ पर भंडार गृह पाया गया है। इस भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। तो अगर हमें पूछे कि लोथल से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, तो क्या कहते हैं वहां एक भंडार गृह मिला है। और भंडार गृह से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ, यानी भंडार गृह में क्या क्या है, तो क्या क्या है? मोहरे और मुद्रांकन जो है या मोहरबंदी जो है मिला है। और ये मोहरबंदी या मुद्रांकन क्या है, तो गीली मिट्टी पर जो है दबाने से, गीली मिट्टी को दबाने से बनी छाप मिला है। ये भंडार गृह में प्राप्त हुआ है। लोथल का बंदरगाह, बंदरगाह तो हम लोग जानते हैं जहाँ पे क्या कहते हैं पानी जहाज वहाज दिखता है, बड़े बड़े समुद्र किनारे में जो है जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा। ये बड़ा तालाब जो है लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता था। माल यानी जो कच्चा माल था उसका जो है आदान प्रदान एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक ले जाने के लिए किया जाता था। ये बंदरगाह लोथल में क्या था? एक बंदरगाह था। ये भी हम लोग जानते हैं। ये देखो, ये पानी, यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े
अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। तो लोथल में क्या प्राप्त हुआ है, तो मन का, यानी कहने का कुल मिलाकर जो है हमें क्या मिला है, पत्थरों के टुकड़े और अधबने मन के और तैयार मन के, ये सब मन का हमें वहां से प्राप्त हुआ है। कहने का अर्थ है कहाँ से, लोथल से। लोथल कहाँ है, गुजरात में। मुद्रा, मुद्रा को हम लोग क्या बोलते हैं, मोहर। और मुद्राकन या मोहरबंदी, ये भी हम लोग आगे पढ़े तो ये क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर, मोहरों का प्रयोग सामान भरे उन डिब्बों और थैलों को चिन्हित करने के लिए क्या होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। यानी जो है एक प्रकार का ये जो मोहर होता था, ये चिन्हित करने वाला एक तरीका था जो एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। यानी एक तरह का जो है मुहानों पर जो है गीली मिट्टी का पोत लगाया जाता था मोहर के रूप में, जैसे हम लोग आजकल मोहर का छाप देते हैं। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई थी। यानी ये छाप जो है अगर टूट जाती थी तो कहा जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुई है, अगर नहीं टूटी जाती थी तो सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। आज भी मोहर का प्रयोग होता है। सही बात है, आज भी हम लोग कई जगह मोहर का प्रयोग देखने को मिलता है हमें। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता का जो अंत हुआ उसका रहस्य जानेंगे। क्या कैसे ये सभ्यता का जो है अंत हुआ। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। यानी 39-40 साल पहले एक बदलाव देखने को मिला, चेंजेस। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ होगा, क्या लोगों ने जो है नगरों को छोड़ दिया, कुछ ऐसा घटना होगा जिसे लोगों ने जो है अचानक ही छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। और जो लेखन हुआ करता था, मोहर और बाटों का प्रयोग, वो अचानक बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगा। यह सब क्यों हुआ? यानी जो मोहनजोदड़ो था, भव्य नगर था, वो अचानक क्या कहते हैं झुग्गीनुमा क्यों हो गया, झुग्गीनुमा घर क्यों बनाए जाने लगे, यह सब क्यों हुआ, तो वो हम लोग जानेंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। यानी कुछ विद्वान थे तो उनका कहना है क्या नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। यानी दूसरा रीजन हमें क्या पता चल रहा है, जंगलों का विनाश। और पहला रीजन क्या है, नदियों का सूख जाना। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती होगी। ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। यानी कहने का अर्थ है, पहला कारण तो हम लोग सुने क्या, नदियों का सूख जाना। और दूसरा कारण हम लोग क्या पढ़े, जंगलों का विनाश हो जाना, जंगलों का विनाश हो जाना। और तीसरा कारण हमें पता चल रहा है क्या, चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो जाना। और ये क्या है, ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के जो है बड़े बड़े झुंड जो था उसका चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। इन इलाकों में बाढ़ आ गई। यानी चौथा कारण क्या हो गया, इलाकों में बाढ़ आ जाना। लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। लेकिन इन सब कारणों के बावजूद जो है यह क्लियरली नहीं हो सकता है क्या नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि
बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। सही बात है। यानी जैसे बाढ़ हो गया और नदियों का सूखना हो गया, ये जो है असर कुछ ही इलाकों में हो सकता है, पूरा पूरा का इलाका खत्म नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया हो। अब एक रीजन ये भी बता रहा है कि शासकों का जो है नियंत्रण, कंट्रोल, वो समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के जो है जगह, पाकिस्तान की सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। कितना साल बाद? तो 1400 साल बाद, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो विनाश हुआ, अंत हुआ, उसका 1400 साल बाद जो है नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे, यानी आगे आने वाले हम लोग अध्याय में पढ़ेंगे। अपने एटलस में मिस्र ढूंढो, यानी हमें जो है मिस्र ढूंढने बोल रहा है। आप लोग के पास अगर हिमालय एटलस है, हिमालय एटलस, तो आप लोग जो है मिस्र देश ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। यानी कहने का जो अर्थ है, नील नदी के आसपास वाले इलाके को छोड़कर, यानी नील एक नदी है वहां पे मिस्र में, तो क्या उसके आसपास वाले इलाकों को छोड़कर जो है मिस्र का अधिकांश भाग जो है वो क्या है? रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले, कितना साल पहले? 5000 साल पहले मिस्र में मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। यानी मिस्र का जो है शासक, शासन करने वाला राजा, उन्होंने 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 सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजा। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए। क्या बनाया गया? तो मकबरे, जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? मकबरे को पिरामिड। अगर हमें कोई पूछे पिरामिड क्या होता है, तो यह जो है बड़े बड़े मकबरे को पिरामिड बोलते हैं। राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। राजाओं के मरने पर उनके शवों को, यानी उनके मृतकों के शरीर को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया करते थे। यानी जो है क्या कहते हैं, मिस्र ऐसा देश था जो शवों को दफनाने के लिए जो है सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया करते थे। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ती होगी? अब आगे देख, कल्पना करो, यानी सोचने बोल रहा है। तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाए होंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? हमें कल्पना करने कह रहा है। नगर दुर्ग पढ़े हम लोग। शासक, लिपिक जो हाथ से लिखते हैं, मुहर जो मोहर छप्पा देते हैं, ये मोहर क्या होता है? तो गीली मिट्टी से जो है छाप दिया जाता था। शिल्पकार जो कपड़े बनाते थे, धातु विशेषज्ञ जो खास चीजों के लिए खास ट्रेनिंग लिया जाता था, कच्चा माल, हल और सिंचाई, ये सब हम लोग पढ़े। अब जो है
पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है हमें एक जो है क्या मिला है, तो मिट्टी पत्थर का बना मूर्ति मिला है। क्या मिला है? तो मूर्ति मिला है और कढ़ाईदार वस्त्र पहनाया हुआ था, जिससे ये ज्ञात होता है कि अब कपड़े का भी जो है कपड़े का अवशेष मिला है, जिससे उस समय ये पता होता है क्या कपड़े का उपयोग होता था। अब हम लोग ये पढ़ेंगे, निम्नलिखित का सम्मेलन करें, ये हम लोग मिलाएंगे। तांबा हमें कहाँ से प्राप्त होता था? तो राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से। टीन सोना हमें कहाँ से प्राप्त होता था? तो कर्नाटका से। और टीन हमें कहाँ से प्राप्त होता था? तो ये अफगानिस्तान से। बहुमूल्य पत्थर ये भी जो है क्या कहते हैं गुजरात से, ये हमें प्राप्त होता था। तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर 3 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आगे की क्लास में जो है आगे की वीडियो में क्लास 6 का हिस्ट्री जो है चैप्टर 4 कंप्लीट करेंगे आगे की वीडियो में। तो बने रहिए हमारे चैनल में, और वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।